आज के इस सेशन में जुड़े तमाम साथियों का मेरी ओर से फ्लाइट फॉर फ्यूचर एजुकेशन चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और एक नई क्लास मनोविज्ञान की PYQ के साथ, यानी कि ओल्ड एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही कारगर साबित हथियार होते हैं, तो उसकी बात करेंगे अपन। और ये अधिगम के ऊपर आधारित जो क्वेश्चन हैं उनकी दूसरी क्लास है। और अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर, और अधिगम की विशेषताएं और अधिगम की कुछ डेफिनेशंस हैं उनको सीखने का प्रयास करेंगे। क्लास है उसको रेगुलर देखें और स्किप नहीं करें। ये क्लास आपको PYQs हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले हैं किसी भी एग्जाम के लिए। टीचर्स से संबंधित कोई भी एग्जाम अगर है, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, रीट, कोई सी भी एग्जाम है, तो उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ये सेशन है वो रहने वाला है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है अधिगम से तात्पर्य है, यानी अधिगम का क्या मतलब है। फर्स्ट ग्रेड 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस के आगे मैंने यहाँ पर कौन सी एग्जाम में कौन से सेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है ये लिख रखे हैं। हालांकि ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए कि वास्तव में ये कौन से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसके लिए मैं ये साथ में लिख देता हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि अधिगम का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है। तो देखिए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, यह अधिगम का मतलब है। ऑप्शन जब मैं पढ़ता हूं चारों ऑप्शन, तो उसके साथ साथ आप अपनी तरफ से इसके आंसर का गेस लगा लें, और वीडियो है उसको पॉज करके और ये भी देख लें कि अपना आंसर ये बनता है। उसके बाद उसको टैली करें कि कौन सा आंसर सही आता है। दूसरा जो ऑप्शन है, अभ्यास एवं शिक्षण में परिपक्वता लाना, ये अधिगम का तात्पर्य होता है, अर्थ होता है। फिर तीसरा ऑप्शन है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना, यह अधिगम का मतलब होता है। चौथा ऑप्शन है, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में होने वाले कुछ परिवर्तन, वो अधिगम के अंदर शामिल होते हैं। और पांचवा ऑप्शन अगर आजकल देखा जाए तो एक अनुत्तरित प्रश्न वाला, ये अभी एक नया विकल्प मिलेगा, अनुत्तरित प्रश्न। तो यदि अपन चारों ही ऑप्शन में कंफ्यूज्ड हैं, अपन इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते, तो फिर अपने को ये अनुत्तरित प्रश्न वाला ऑप्शन है वो हमारी के अंदर पांचवें विकल्प के रूप में जो मिलेगा वो करके आना होगा। तो इसका अभ्यास भी साथ साथ में अपन करते रहेंगे कि ये भूल नहीं जाए अपन। यदि क्वेश्चन के अंदर अपन कोई भी ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ये अपने को करना होगा नोट अटेम्प्टेड क्वेश्चन के रूप में। तो देखिए, व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन लाना, जबकि अधिगम की विशेषता होती है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाना। ठीक है। फिर अभ्यास एवं शिक्षण के द्वारा परिवर्तन लाना, यह अधिगम की विशेषता होती है, लेकिन परिपक्वता लाना यह अधिगम की विशेषता नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाना। जो अपन व्यवहार में परिवर्तन लाना चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा अपने को प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है। इसके बाद में अगला ऑप्शन, वातावरण से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, हाँ, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपन अधिगम करते हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन, व्यवहार में कुछ ही परिवर्तन हो, ये अधिगम की पूर्ण रूप से सफिशिएंट। अगर यहाँ पर इन दोनों में तुलना करें तो तुलनात्मक रूप से देखिए, साइकोलॉजी के अंदर अपने को दिमाग के आधार पर आंसर देने होते हैं। ठीक है। तो उसमें कुछ ऑप्शन तो ऐसे होते हैं जो अपने को अपन यूं ही एलिमिनेट कर देते हैं उसको। देखिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, चाहे वो किसी भी टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन है, उसके लिए सही आंसर चूज कर लेना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है गलत आंसर को एलिमिनेट कर देना, उसको छांट देना, अलग कर देना। ये महत्वपूर्ण है। ये अपनी एक ट्रिक होनी चाहिए क्वेश्चन को ठीक करने की। तो यहां पर ये दोनों चीजें हैं वो तो हट ही जाती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों क्वेश्चंस की। इन दोनों में कौन सा महत्वपूर्ण अपने को इसकी विशेषता नजर आती है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यवहार में जो अपन चाह रहे हैं, या जो अपना वातावरण चाह रहा है, जो अपनी परिस्थितियां चाह रही हैं, वैसा अगर अपन परिवर्तन ला पा रहे हैं, तो वो क्या है, अधिगम है। तो यहां पर ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन के अंदर अपन क्या देख पा रहे हैं कि अधिगम क्या है। वही देखो, बार बार जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो पिछला 2016 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन था, ये 2023 के अंदर ग्रेड 3 में L1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अधिगम की विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। डेफिनेशंस वगैरह हैं वो 20 क्वेश्चन अगर सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर पूछे जाने हैं, तो उनमें से हो सकता है कि 2 या 3 मैक्सिमम डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी आ जाएं, फैक्चुअल क्वेश्चन भी आ जाएं, लेकिन
जो मेन एग्जामिनर का फोकस रहता है वो ये रहता है कि जो अपने प्रतिभागी हैं उनके कंसेप्ट हैं वो क्लियर हैं कि नहीं है, वो अधिगम को या किसी भी साइकोलॉजी को पढ़ करके बच्चों पर उनको अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज मेन मोटिव होता है उनका पूछना। तो देखो अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रोसेस है, केवल निष्क्रिय प्रक्रिया है, या फिर अधिगम के अंदर कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति है वो शांत रहता है। ठीक है, तो अधिगम है वो क्या होती है, एक एक्टिव प्रोसेस होती है, एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। अधिगम क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करते हैं अपन आगे अगले क्वेश्चन की। तो सीखना या अधिगम क्या है, वही विशेषताओं से संबंधित लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये ग्रेड फर्स्ट के अंदर 2016 में भी और 2023 के अंदर रिपीट भी हुआ क्वेश्चन है। जब भी आप क्वेश्चंस को देखेंगे, किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस को अगर आप देखेंगे तो वही क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से, उसी तथ्य से संबंधित क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन हूबहू वापस नहीं आए, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं बार बार। तो अधिगम क्या है, ज्ञान का स्तर यानी कि अपने नॉलेज के लेवल को बढ़ा लेना, ज्ञान की उष्मा, ये कुछ साइकोलॉजिकल वर्ड्स होते हैं जो कि प्रश्न की समझ को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए दे दिए जाते हैं। उसके बाद में है प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया। उसके बाद में है प्राणी मात्र के व्यवहार को प्रेरित करना, व्यवहार को मोटिव करना। तो देखिए अधिगम के अंदर मुख्य रूप से अधिगम को प्रेरित करना, व्यवहार को प्रेरित करना, यह भी अधिगम का उद्देश्य है। ठीक है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाना भी अधिगम का एक उद्देश्य है, एक पार्ट है। ज्ञान के अंदर एनर्जी बूस्ट करना यह भी अधिगम का एक उद्देश्य है। लेकिन मुख्य रूप से इन सभी के कारण ज्ञान का स्तर बढ़ने से, ज्ञान प्राप्त करने की लालसा बढ़ने से, व्यवहार को प्रेरित करने से परिणामी तौर के ऊपर रिजल्ट के रूप में होता क्या है, व्यक्ति के या प्राणी मात्र के व्यवहार में क्या होता है, सुधार होता है, व्यवहार के अंदर परिमार्जन होता है, जो व्यवहार है वो अपडेट होता है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर अधिगम है वो क्या है, किसी भी प्राणी मात्र या व्यक्ति है उसके व्यवहार में सुधार लाने की, मतलब व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। ठीक है, सुधार लाने को अपन किस रूप में देख सकते हैं, व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया। और व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, जो भी अलग अलग अपन जो मनोवैज्ञानिक हैं उनकी परिभाषाएं देखते हैं तो उसके अंदर भी क्या होता है, ज्ञान, आदत, अभिवृत्तियां, है ना, उन सभी के द्वारा व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है वो ठीक हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो व्यवहार में संशोधन, यही बात आ गई जो पूर्व वाला क्वेश्चन था। ठीक है, व्यवहार को के अंदर सुधार लाना यानी संशोधन करना। अब उसी विशेषता को क्वेश्चन के लैंग्वेज के रूप में बना दिया और व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पर पीछे का जो क्वेश्चन था उसको एक बार अपन वापस देखते हैं रिवर्स करके। तो प्राणी मात्र के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया पूछा, अधिगम है क्या, तो सुधार लाने की प्रक्रिया। अब आगे वाला क्वेश्चन है वो क्या दे दिया कि प्राणी मात्र के या व्यक्ति के व्यवहार में सुधार लाने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया क्या है, तो अधिगम है। इसी को रिवर्स करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। ठीक है, जो कि 2012 के अंदर पूछा हुआ था। वो जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो 2016 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो केवल पूछने का तरीका है वो चेंज होता है। व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, तो सीधा सीधा अपना आंसर बन जाएगा, क्या कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी। बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिए निम्न में से सीखना यानी कि अधिगम की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी विशेषता है जो सीखने की श्रेणी में या अधिगम की श्रेणी में नहीं आती है। ग्रेड फर्स्ट में 16 और 20 दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभ्यास के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन बिल्कुल अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अभ्यास एवं अनुभूति दोनों के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, बिल्कुल ये भी किस कैटेगरी में आएगा, सीखने की कैटेगरी में आएगा। अभ्यास, अनुभूति और अंतर्नोद, ठीक है, यानी अंदर की जो जिज्ञासाएं हैं उनके कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, तो वो भी क्या होगा, सीखना होगा, अधिगम होगा। अब बात करते हैं बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो बीमारी के कारण चिड़चिड़ा हो गया उसका स्वभाव, तो वो चिड़चिड़ापन व्यवहार में परिवर्तन, उसमें उसने कुछ नया सीखा, बिल्कुल भी नहीं। तो बीमारी के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है राइट हो जाएगा। तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के तरीके से
हल करने पर, और ये बहुत अच्छे एक सब्जेक्ट के रूप में उभर कर सामने आती है। बिल्कुल शांत दिमाग से सोचें और सोच करके और यूं करें कि अपने आप को और एग्जाम हॉल में एक मनोवैज्ञानिक के रूप में पेश करें, तो ये अच्छी तरह से ठीक हो जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो। अब देखिए बात करते हैं आगे। अधिगम आधारित होता है किस पर? अभ्यास पर। तो बिल्कुल अभ्यास करने से अधिगम है वो क्या होता है? स्थायी होता है। प्रशिक्षण पर, ट्रेनिंग के ऊपर, तो बिल्कुल ट्रेनिंग से अधिगम है वो क्या बनता है? आसान बनता है और स्थायी बनता है। अनुभव के ऊपर, तो अनुभव जैसी चीज सिखाता है, वैसा तो कोई यहाँ पर टीचर नहीं बना, ट्यूटर नहीं बना जो अनुभव सिखा सकता है। ठीक है, तो सारी चीजें अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव सभी पर आधारित होता है कौन? अधिगम। तो अपना ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, यानी कि इन सभी कारणों के ऊपर अधिगम है वो क्या होता है? बेस्ड होता है, आधारित होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के रूप में। तो सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो बिल्कुल व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया, वुडवर्थ, पहले भी पिछली क्लास के अंदर इस क्वेश्चन की चर्चा हुई थी, रिपीट होकर के आया है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। वुडवर्थ, मैंने पिछली क्लास के अंदर ये चीज यूं याद भी करवाई थी कि व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया है ना, वुडवर्थ व्यक्ति विकास, इस प्रकार से यूं वय को वैसे कनेक्ट करके और याद करवाया था। तो ये ग्रेड सेकंड 2017 में और ग्रेड फर्स्ट 2014 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है। लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगी? वुडवर्थ की परिभाषा हो जाएगी। बात करते हैं आगे। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत, अधिगम जो है उसके अंतर्गत क्या प्रक्रिया पूछी जा रही है? वातावरणीय आवश्यकताओं, पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ही आया था कि अधिगम है वो आवश्यकता पूर्ति के लिए और कुछ व्यवहार में परिवर्तन। वहां पर व्यवहार के अंदर परिवर्तन है वो संपूर्ण नहीं देकर कुछ दिया था, तो अपन ने जो उसका अदर ऑप्शन था वो टिक किया था। ठीक है, अनुभव प्रशिक्षण के आधार पर। अब बात करते हैं, तो अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन, यहां पर संपूर्ण परिशोधन की बात करता है। ठीक है, ये समाहित है, ये प्रक्रिया यानी ये परिभाषा किसने दी? अधिगम की ऐसी डेफिनेशन जिसके अंदर क्या कहता है कि वातावरणीय आवश्यकताओं के लिए और व्यवहार में आए संपूर्ण परिमार्जन या समस्त परिमार्जन की बात कौन करता है? तो ये बात करता है गार्डनर मर्फी। अपना आंसर क्या होगा? गार्डनर मर्फी। ठीक है, तो यहां पर देखो इसको बिल्कुल यूं कीवर्ड्स, जब भी अपन अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो उनके अंदर ये चीजें ऐड करें। गार्डनर मर्फी ये अपन ने यूं टॉपिक के रूप में डाला एक पॉइंट के रूप में, और उसके आगे और शॉर्ट में बिल्कुल लिख दिया वातावरणीय आवश्यकताएं और उनके द्वारा क्या? व्यवहार में संपूर्ण परिमार्जन या समस्त संशोधन या परिमार्जन। ठीक है, ये समस्त परिमार्जन और वातावरणीय आवश्यकता ये दो कीवर्ड डाल दिए, किसकी परिभाषा में मिलेंगे? गार्डनर मर्फी की परिभाषा के अंदर मिलेंगे। तो इस प्रकार से अपन डेफिनेशन को बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सीखना जो है वो व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। ठीक है, वहां था वातावरणीय आवश्यकताओं के कारण व्यवहार में संपूर्ण परिमार्जन। ठीक है, वातावरणीय आवश्यकताओं के कारण व्यवहार में संपूर्ण परिमार्जन या संशोधन, वो था गार्डनर मर्फी। अब की बार क्या कहता है? वातावरण के परिवर्तनों का अनुसरण करता है और उनका अनुसरण करके व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। ठीक है, तो वातावरणीय परिवर्तनों का अनुसरण है ना, जो एनवायरमेंट में चेंज आ रहे हैं उनको फॉलो करके और व्यक्ति क्या करता है? सीखता है। ठीक है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? पील महोदय के द्वारा दी हुई डेफिनेशन है। तो याद करेंगे अपन इसको इस प्रकार से है ना कि वातावरण में हुए परिवर्तनों को पील के अनुसार क्या किया जाता है? अनुसरित किया जाता है, फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अपन क्या कर लेंगे? याद कर लेंगे। इसके बाद में बात करते हैं आगे। आप अपनी तरफ से भी अपनी कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे मतलब वो माइंड में बैठ जाए, यानी किसी भी तरह से अपन डेफिनेशन को अपने दिमाग में बैठा लें, ऐसा कीवर्ड कनेक्ट कर लें, कनेक्टिव वर्ड जोड़ लें, वो अपने दिमाग में रहना चाहिए बस। अपना जो टारगेट है वो मुख्य रूप से परिभाषा को भूले नहीं, इस तरह का कोई कीवर्ड चूज करना है जो आप अपने हिसाब से भी तय कर सकते हैं। सीखना आवश्यकता पूर्ति के द्वारा होता है, यानी आवश्यकता पूर्ति के लिए व्यक्ति क्या करता है? सीखने की कोशिश करता है। तो यह परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है? हल के द्वारा दी हुई परिभाषा है। ठीक है,
सीखना आवश्यकता पूर्ति के द्वारा होता है, यानी व्यक्ति है वो उसकी अपनी आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं की जब वो पूर्ति करता है तो पूर्ति करने के दौरान कुछ व्यवहार करता है और व्यक्ति क्या करता है, सीखता है। यह परिभाषा हल के द्वारा दी हुई परिभाषा है। बात करते हैं आगे। तो अगले क्वेश्चन के रूप में, कौन सा कथन अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करता है? अधिगम क्या है, इसकी नेचर को, ठीक है, लर्निंग की जो नेचर है उसको सही तरह से अभिव्यक्त करने वाला जो टर्म है वो कौन सा है यहाँ पर? तो अधिगम एक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है ये। लर्निंग इज ए प्रोसेस। अधिगम एक उत्पाद है, ये भी सही है। अधिगम के परिणाम स्वरूप अपने को कुछ न कुछ फल प्राप्त होता है, कुछ न कुछ परिवर्तन प्राप्त होता है। इसके बाद में कहता है अधिगम कभी उत्पाद है तो कभी प्रक्रिया है, यानी क्या कभी अपने को डायरेक्ट प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा, कभी केवल प्रोसेस हो जाएगी, प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना है। अधिगम के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होगी और प्रोसेस होने के फलस्वरूप अपने को क्या प्राप्त होगा, कोई प्रोडक्ट यानी कि कोई परिणाम प्राप्त होगा, कोई उत्पाद प्राप्त होगा। उत्पाद का मतलब यहाँ पर कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन परिणाम के रूप में कुछ व्यवहार के रूप में परिवर्तन प्राप्त होगा, वही क्या है यहाँ पर, प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लर्निंग है उसके अंदर कुछ ना कुछ ये प्रोडक्टिव भी होता है और इसके अंदर कुछ प्रोसेस भी होती है। तो फिर क्या हो गया, चौथा जो ऑप्शन है, अधिगम प्रक्रिया और उत्पाद दोनों है, यानी कि लर्निंग के अंदर कोई ना कोई प्रोसेस होती है और प्रोसेस के फलस्वरूप व्यवहार में क्या आता है, परिवर्तन आता है, और वही व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम का प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन अपना फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो अधिगम की प्रकृति को सही प्रकार से निर्देशित करने वाला, व्याख्यात करने वाला और जो अपना विशेषता रहेगी वो रहेगी कि अधिगम है वो प्रोसेस भी है और प्रोडक्ट भी है। बात करते हैं आगे की। तो देखिए कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है, अधिगम की विशेषता नहीं है। तो अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, तो ये तो विशेषता है। ये शब्द इसके ऊपर जाना है अपने को, विशेषता कौन सी नहीं है। ठीक है, कई बार अपन यूं कंफ्यूजन की स्थिति में या जल्दीबाजी में होते हैं, क्वेश्चन को ठीक नहीं पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा कौन सी अधिगम की विशेषता है, नहीं को पढ़ा ही नहीं। अब पहला ऑप्शन देखा अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, हाँ बिल्कुल सही है, और इसी ऑप्शन को सही करके आगे ना पूरे ऑप्शन पढ़े, अपने को क्वेश्चन आ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। इसमें जो आंसर पूछा गया है वो नेगेटिव के रूप में पूछा गया है, पॉजिटिव के रूप में पूछा गया है, उसको अपन अपने दिमाग में अच्छी तरह से क्लियर करें सबसे पहले। उसके बाद सभी ऑप्शन को पढ़ें और उसके बाद क्या दें, आंसर दें। फिर अधिगम समायोजन में सहायक है, तो बिल्कुल अधिगम अगर अच्छा हुआ है तो फिर वातावरण में, परिवार में, सभी जगह एडजस्टमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा, तो यह भी विशेषता है। फिर अधिगम जो है वो क्रियाशीलता एवं वातावरण की उपज है, यानी कि व्यक्ति जब एक्टिव रहता है तब अधिगम होता है, और व्यक्ति जब वातावरण के संपर्क में रहता है तो वातावरण में क्या करता है, अधिगम प्राप्त करता है। बिल्कुल ये भी सही है। बात करते हैं अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन के अंदर ये यही ऑप्शन बना था कि अधिगम एक प्रक्रिया भी है और उत्पाद भी है। अब की बार कहा प्रक्रिया नहीं है, जबकि प्रक्रिया है, अधिगम तो एक प्रोसेस है। ठीक है, तो यहां पर प्रक्रिया नहीं है ये बात कह रहा है, इसका मतलब ये अधिगम की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अपना ऑप्शन कौन सा अपने उत्तर के रूप में चूज हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन कि अधिगम एक उत्पाद है, प्रक्रिया नहीं। तो ये गलत हो गया, विशेषता नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अधिगम तो एक प्रोसेस भी है। ठीक है, बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो देखिएगा अधिगम का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य, है ना, सारे उद्देश्य हो सकते हैं लेकिन इनमें सबसे उपयुक्त, सबसे ठीक उद्देश्य, सटीक उद्देश्य क्या हो सकता है, तो व्यक्तिक समायोजन, व्यक्ति अपना समायोजन कर पाता है, बिल्कुल कर पाता है। व्यवहार का रूपांतरण, तो व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। अधिगम के कारण सामाजिक और राजनीतिक चेतना आती है, बिल्कुल आती है। अधिगम के फलस्वरूप अपने रोजगार के लिए तैयार करना, तो अधिगम जब अच्छा होगा तो व्यक्ति रोजगार की तरफ भी बढ़ेगा। लेकिन ये चीजें व्यक्ति का अपने आप का समायोजन कर लेना वो उसके स्वयं के प्रति है। सामाजिक और राजनीतिक चर्चा या चेतना जागृत होना ये भी अधिगम का एक पहलू हो सकता है। फिर रोजगार के लिए तैयार करना ये भी एक पहलू हो सकता है, लेकिन ये समग्र
वूल डेवलपमेंट की जो अवधारणा है उनको पूरा नहीं करते हैं। लेकिन व्यक्ति अपने आप में समायोजन करता है तो भी व्यवहार का रूपांतरण होता है। वो अगर सामाजिक और राजनीतिक तौर पर अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, चेतना जागृत होती है, तो भी व्यवहार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। रोजगार के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है तो भी उसके व्यवहार में, उसके स्किल में, उसके कौशल में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सभी चीजें जो हैं वो किस में समाहित हैं, व्यवहार के रूपांतरण में समाहित हैं। ये तीनों ऑप्शन है वो इस एक में समाहित हैं। तो व्यक्ति के व्यवहार का रूपांतरण, व्यवहार में परिवर्तन, अपने को इसको बस केवल उसी वर्ड से जोड़ करके देखना है। अधिगम की सबसे कम शब्दों में अगर कोई डेफिनेशन दी जा सकती है तो वो ये है, व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में बदलाव। तो परिवर्तन यही क्या आती है, सबसे उपयुक्त उद्देश्य निकल के आता है। तो यहां पर आंसर बन जाएगा व्यवहार का रूपांतरण ही अधिगम का क्या है, सबसे उपयुक्त उद्देश्य है, टारगेट है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा अधिगम के निर्मितीकरण, यानी अधिगम को परफॉर्म करने के लिए, अधिगम को डेवलप करने के लिए, अधिगम को विकसित करने के लिए और सिद्धांत सही नहीं है? कौन सा सिद्धांत सही नहीं है? अधिगम संदर्भित है, यानी अधिगम का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, संदर्भ होता है, ठीक है। अधिगम तात्कालिक है, यानी एकाएक हो जाता है, यानी कुछ ही क्षण में, क्षण विशेष में, उसी समय जब अपन सीखना चाह रहे हैं उसी समय क्या हो जाएगा, अधिगम हो जाएगा। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, सोशल प्रोसेस है, सोशल एक्टिविटी है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, ठीक है। तो देखिए, अधिगम का कुछ ना कुछ संदर्भ होता है। अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया भी है, अधिगम एक एक्टिव प्रोसेस भी है, लेकिन अधिगम है उसके सीखने में कुछ न कुछ समय लगेगा, कुछ न कुछ टाइम लगेगा, बिकॉज ऑफ अधिगम की एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस जब पूरी होगी तब अधिगम होगा, तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। तो फिर कौन सा सिद्धांत नहीं है अधिगम को निर्मित करने का? अधिगम एक तात्कालिक प्रक्रिया है, यह है इसका मूल सिद्धांत नहीं है। तो अपना ऑप्शन सही कौन सा हो जाएगा? अधिगम तात्कालिक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। अधिगम वो तात्कालिक नहीं होकर के और समय के साथ साथ एक प्रोसेस के द्वारा होने वाली प्रक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की। तो देखिए, निम्न में से कौन सा कथन अधिगम हेतु सही नहीं है? तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, बिल्कुल। लक्ष्य निर्देशित होता है, तो अधिगम करने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसका कोई ना कोई क्या होता है, लक्ष्य होता है, तो बिल्कुल सही है ये तो विशेषता। फिर बात करते हैं अधिगम समायोजन में सहायक है। फिर है अधिगम अस्थानांतरणीय है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अधिगम को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, यानी मैं कोई चीज जान रहा हूं तो वो मैं किसी दूसरे को नहीं बता सकता, दूसरे को सिखा नहीं सकता, मैं मेरे व्यवहार के अकॉर्डिंग किसी दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं ला सकता, ये बात होती है। फिर है अधिगम में अनुभवों का पुनर्गठन शामिल है। मान लीजिए कि मैंने कोई एक्सपीरियंस लिया किसी चीज से, ठीक है, और उससे मैंने व्यवहार में, मेरे व्यवहार में कुछ परिमार्जन किया, उसके बाद में कोई दूसरा व्यक्ति मेरे संपर्क में आया और उसने मैंने जो कुछ पहले से सीख रखा है उसको रिफॉर्म करते हुए, उसको दोबारा पुनर्गठित करते हुए, है ना, उसने कुछ सुधार किया कि आप जो ये काम कर रहे हो ये यहां तक सही है लेकिन इसमें इतना सा सुधार और कर लिया जाए, तो क्या हुआ, अनुभव के द्वारा और अधिगम में क्या हुआ, अपने व्यवहार का पुनर्गठन हुआ, अनुभवों का पुनर्गठन हुआ। तो ये चीजें तो शामिल हैं। अधिगम उद्देश्यपूर्ण भी होता है, लक्ष्य निर्देशित भी होता है। अधिगम व्यक्ति को समायोजित होने में भी सहायता करता है। अधिगम है उसके अंदर अपने व्यवहार का पुनर्गठन भी, अनुभवों का पुनर्गठन भी किया जा सकता है। लेकिन अधिगम अस्थानांतरणीय नहीं है, जबकि अधिगम क्या है, स्थानांतरणीय है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस जो है उसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर किया जा सकता है, एक व्यक्ति का जो व्यवहार है उसको दूसरा व्यक्ति फॉलो करके सीख सकता है, ठीक है। तो ये अधिगम की उचित विशेषता नहीं है, ठीक है। तो अपना आंसर बन जाएगा अधिगम अस्थानांतरणीय है, ये बात गलत है। और अगला यही पूछना चाह रहा है कि कौन सी बात सही नहीं है, मतलब कौन सी बात गलत है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विशेषता अधिगम की नहीं है? वही बातें घूम घूम करके आ रही हैं बार बार। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल है। व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास और अनुभूति के फलस्वरूप होता है, तो बिल्कुल होता है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है।
इसके बाद में देखिए, व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन होता है जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है। अब देखो, जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन इस प्रकार का देगा कि आप कंफ्यूज हो जाएं। अब यहां पर आपको कह रहा है कि अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यहां कह रहा है अस्थायी है, केवल इतना ही देता ना व्यवहार में क्षणिक अस्थायी परिवर्तन है, तो आप निश्चित तौर पर यह आंसर ले लेते कि हाँ अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। लेकिन अगला इस ऑप्शन को आगे बढ़ा रहा है कि जो प्रेरणात्मक अवस्था के फलस्वरूप होता है। अब अपन सोचेंगे कि हाँ अधिगम तो प्रेरणा के फलस्वरूप तो होता है। अरे भाई, प्रेरणा के फलस्वरूप होता है अधिगम, लेकिन उसमें होने वाले परिवर्तन हैं वो अस्थायी नहीं है जबकि स्थायी है। हाँ, स्थायी परिवर्तन में जो अपन ने व्यवहार किया उस व्यवहार को फिर से परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यवहार आज अपन ने सीखा कल वो बिल्कुल लैप्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अस्थायी नहीं होते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। तो यहां पर यह बात गलत होगी। व्यवहार में क्षणिक और अस्थायी परिवर्तन, तो यह अधिगम की विशेषता नहीं है। तो यहां पर अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अधिगम की विशेषता नहीं है तो क्षणिक और अस्थायी परिवर्तन ये अधिगम की विशेषता नहीं है, जबकि अधिगम है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी होता है। यहां सीधी बात है, इस क्वेश्चन के अंदर ये बिल्कुल मान लेंगे कि हाँ ठीक है, यहां तक कोई नहीं अटकेगा। इन दोनों ऑप्शन में आकर के कंफ्यूज होंगे कि स्थायी करें या अस्थायी करें। तो अधिगम है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, स्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता, ठीक है। ये विशेषता नहीं है अधिगम की। इसके बाद में बात करते हैं तो ये हाँ इतने ही क्वेश्चन थे। चलिए, तो आज के इस सेशन के अंदर अपन ने कुछ क्वेश्चंस को शामिल करते हुए और अधिगम की विशेषताओं के ऊपर चर्चा करी। ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलते रहेंगे। आप अपना प्यार प्रेम चैनल के प्रति बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर भी करें। और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नई क्लास में।